नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। कतर की एक जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 भारत लौट आए हैं। सभी 8 भारतीय कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत सरकार ने कतर में गिरफ्तार किए गए देरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत किया है। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दुनिया की नजर 8 भारतीयों पर थी। देश दुनिया से लेकर कई सियासी दलों ने बीजेपी सरकार और सरकार की विदेश नीति में सवाल उठाए थे, लेकिन 8 भारतीयों की रिहाई ने सभी के सवालों के जवाब खामोशी से देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सोमवार की सुबह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत लेकर आई। पूरी दुनिया की नजर कतर में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों पर थी, जिन्हें कुछ दिनों पहले कतर की कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन भारत की कूटनीति और भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने वो भी संभव कर दिखाया, जिसे पूरी दुनिया नामुमकिन बता रही थी। सोमवार की सुबह कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। इन लोगों को कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में भारत के हस्तक्षेप के बाद जेल में बदल दिया गया था। पीएम मोदी ने यूएई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि पीएम मोदी की मुलाकात का ही असर है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, जिसकी बानगी सोमवार को दिल्ली में दिखाई दी। भारत लौटे ये अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं और खुद भारत सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भारत लौटे नेवी के अफसरों ने कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने भारत सरकार के अथक प्रयासों की सराहना की। इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कतर में मौत की सजा का सामना कर 8 में से 7 भारतीय सोमवार को वतन वापस लौट आए। उनकी रिहाई पीएम मोदी के नेतृत्व में गहन बातचीत का प्रतीक है। भारत लौटने के बाद इन लोगों ने बिना संकोच अपनी खुशी जाहिर की। बता दें कि पिछले साल 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था। इनकी रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों से ही बातचीत का इस्तेमाल किया गया था। 8 भारतीयों की मौत की सजा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राजनयिक प्रयासों और कानूनी सहायता के बाद इनकी मौत की सजा को कम करते हुए जेल में बदल दिया गया था। कतर से लौटे भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भी धन्यवाद दिया है। वतन वापस लौटे जवानों को देखकर ये भी साफ हो गया है कि भारत का बढ़ता कद पूरी दुनिया में अब अपनी धाक जमा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी दुनिया में छाई हुई है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
भारत की विदेश नीति पर इससे पहले विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन 8 भारतीयों की रिहाई के बाद कहीं न कहीं इन तमाम आरोपों पर विराम लग गया है, इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रजवान खान जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत हमारे संवाददाता से करेंगे। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी 8 भारतीयों को रिहाई जो मतलब कहीं ना कहीं काफी मुश्किल थी, और जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और तमाम अटकलों के बीच अब ये विराम लग गया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? और अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि भारत की कूटनीति फिर से काम हुई है, और भारत के जो 8 पूर्व सैनिक है उसमें से 7 भारत लौट भी चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त 2022 में देश विरोधी या ये कहे जासूसी के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन दिसंबर के माह में उनको जो है फांसी की सजा या मौत की सजा सुना दी थी। उसके बाद भारत ने जब दखल अंदाजी की, उस दखल अंदाजी के बाद वो फैसला जरूर मौत से कैद में बदल गया था, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जब तमीम हमीद से बातचीत की, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया है कि आज 7 पूर्व भारत के 9 सैनिक भारत आ चुके हैं, ये अपने आप में एक भारत की कूटनीति को दर्शाता है और भारत की एक तरीके से जीत को भी दर्शाता है। मैं आपको बता दूं, जब से ये गिरफ्तार हुए थे तब से लगातार जो है सवाल ये खड़े हो रहे थे कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे क्योंकि जो रिहाई होना उनका असंभव दिखाई दे रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से पूरी रूपरेखा को रखा या बात करें अपनी कूटनीति को दर्शाया, उसके बाद से इनकी रिहाई कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत की जीत को दर्शाती है। जी ठीक है प्रवेश, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर रजवान खान जी जुड़े हुए हैं। रजवान जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो स्थिति बनी थी कि हमारे नौसेना की जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किए गए थे, उनको मौत की सजा दी गई थी, और उसके बाद फिर मौत के बाद ये सजाए मतलब सजा के रूप में बदल गई। लेकिन नरेंद्र मोदी आज हर चीज में अगर वो इंटरफेयर करते हैं, आज उनका कद पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा है कि उनके इंटरफेयर करने के बाद उनका हर बात को माना जाता है पूरे विश्व में, और एक के नेता के रूप में। तो कतर में भी उनकी इंटरफेयर के बाद ये मुमकिन हुआ, और हमारे देश के जो नौसेना के अधिकारी थे उनको सकुशल वापस भेजा जा रहा है, उनकी रिहाई हो रही है। तो नरेंद्र मोदी आज हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें वो मुमकिन हो जाता है। तो आज हम जिस कागार पे खड़े हैं, भारतवर्ष पूरे दुनिया में अपना महत्व और यहाँ के राजनीतिक नरेंद्र मोदी जी का महत्व है कि उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद ये संभव हो पाया। इसके लिए पूरे देश की जनता और खास करके सेना के जवान, नौसेना, वायुसेना एवं जो भी सेना के अधिकारी हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं, उनमें एक हर्ष का वातावरण है। ठीक है संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विपक्ष कह रहा था कि विदेश नीति ठीक नहीं है, बीजेपी काम नहीं कर रही है, सरकार का विदेश नीति ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि विदेश नीति तो वास्तव में इस सरकार की बहुत अच्छी नहीं है। मॉरिशस और मालदीव जैसे देश हमारे खिलाफ आज हो गए हैं और चीन का अड्डा बन चुके हैं। श्रीलंका हमारे खिलाफ हो चुका है, नेपाल हमारे खिलाफ हो चुका है। जो ये 9 लोगों की रिहाई का प्रश्न है, इसमें मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये पूरी तरह से हमारे जो नीति है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं सरकार को श्रेय नहीं दूंगा कि ये एक राजनयिक मसला होता है। दोनों ही मुल्क अपने अपने हित और लाभ देख के ये निर्णय लेते हैं, और निश्चित रूप से ये भारत और कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए, और बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं होंगे मुझे लगता है।
अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जैन जी, इस पूरे मामले को सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। उसके बाद ये जो सरकार की विदेश नीति को लेकर लगातार समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, उस पर भी आपकी क्या राय है? जी धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ठीक है, मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और भारत सरकार ने ये काम किया। लेकिन इसका सारा का सारा क्रेडिट अगर आप एक व्यक्ति को देंगे, मोदी जी को देंगे व्यक्तिगत रूप से, तो मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं। क्योंकि मोदी जी की अगर ये ताकत है तो वो इसलिए है कि उसके पीछे 145 करोड़ भारतीय उसके पीछे खड़े हैं। और हमारा देश और कतर है क्या? कतर में मुश्किल से 3 लाख की आबादी का देश है कतर तो, और उसमें जो 25 लाख लोग तो बाहर के जाके काम करते हैं, जिसमें ज्यादातर भारतीय हैं। तो कतर देश को अगर बनाया है तो भारतीयों ने ही बनाया है। और 3 लाख की आबादी का वो देश कतर, 145 करोड़ का देश जो भारत है, उसके सामने कहाँ खड़ा हो सकता है? और ये जो भारत का कद बनाया है, ये 75 वर्षों में जो बाबा साहब भीमराव जी का जो संविधान लागू हुआ इस देश में, उसकी वजह से ये ताकत बनी है। वरना ये ताकत नहीं बनती। कोई एक व्यक्ति कहे कि जी मैंने ये ताकत रातों रात बना दी, तो मैं उससे कम से कम सहमत नहीं होऊंगा। और ठीक कहा संदीप जी ने कि विदेश नीति जो इतने वर्षों में 70-75 सालों में इस देश के जो पहले की जो सरकारें थी उन्होंने बनाई थी। नेपाल के साथ अच्छे संबंध थे, भूटान के साथ थे, म्यांमार के साथ थे, श्रीलंका के साथ थे, मालदीव के साथ थे, अफगानिस्तान ईरान के साथ थे, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है। वो आज जो है सारी की सारी विदेश नीतियां कहाँ है? आज का बच्चा बच्चा जानता है इस देश का कि मालदीव में क्या हो रहा है, भारत की क्या विदेश नीति रह गई है। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि विदेश नीति के मामले में ये सरकार जो है वो बहुत ज्यादा उसका एक फेलियर रहा है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर रिजवान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विदेश नीति का फेलियर की बात आ रही है, जो वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं, संदीप जी ने भी बात कही। देखिए, ये जो लोग आज, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो अपोजिशन और जो विपक्ष में बैठे लोग रक्षा विभाग, विदेश नीति, यहाँ के सेना, उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। इसके आड़ में नहीं, नॉट एट ऑल। रक्षा नीति का विदेश रक्षा सेना का नहीं किसी ने भी क्रिटिसाइज किया। मैंने जो क्रिटिसाइज किया है कि एक व्यक्ति अगर सारा श्रेय लेता है, पूरे देश को 145 करोड़ का है, हमारी सेना को श्रेय देना चाहिए। एक व्यक्ति को श्रेय नहीं देना चाहिए पूरा। उसका प्रतिनिधित्व, जो रिप्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी, आदरणीय तो वो तो मैंने शुरू में कह दिया कि हम धन्यवाद करते हैं। मेरा पहला सेंटेंस यही था, केंद्र सरकार को मिलेगा, उसकी विदेश नीति को मिलेगा। मेरा पहला सेंटेंस यही था कि मोदी जी का धन्यवाद। उसके बाद मैंने ये कहा है कि एक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। ये 145 करोड़ लोगों का देश है। ये प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। अच्छा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री है इसलिए कामयाब हुए। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो नहीं संभव था ये। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। वापस संदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे ब्रेक के बाद। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज 8 भारतीयों की रिहाई हुई देश में, जहां एक और खुशी का माहौल है। तो वे पक्ष पहले से कह रहा था कि विदेश नीति का फेलियर है, विदेश नीति पर सरकार को काम करने की जरूरत है। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं विदेश नीति कैसे काम कर रही है, साथ ही साथ सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कतर में गिरफ्तार किए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत किया है। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर 8 भारतीयों पर थी। देश दुनिया से लेकर कई सियासी दलों ने बीजेपी सरकार और सरकार के विदेश नीति पर सवाल उठाए थे, लेकिन 8 भारतीयों की रिहाई ने सभी के सवालों में के जवाब में खामोशी से देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, मेरा कहना यह है कि कतर जैसा मुल्क जिसको भारत के सामने उसका कुछ भी स्तर नहीं है और बिना भारत के लोगों के वो मुल्क चल भी नहीं सकता। वहाँ का जितना श्रम है, जितने इंजीनियर्स हैं, पूरा उस मुल्क को बनाने में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान जो है, हमारा जो 70 साल की सरकारें रही जिन्होंने भारत को इतना सुदृढ़ बनाया, यहाँ पर इतने अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाए, IIM और
मेडिकल कॉलेजेस बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, जिसकी वजह से कतर आज हमारे दम पे चल रहा है। और वो हमारे लोगों को अगर फांसी की सजा देंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान होगा इसमें। हाँ बिल्कुल और सिर्फ संदीप जी, जैसे एक कि आपने व्यक्ति अभी को उसका इसका मालदीव्स का क्रेडिट दे देना ये मालदीव्स ठीक का बात जिक्र नहीं किया है। था, लेकिन मालदीव्स ने जो किया, क्या वो जायज था, या मालदीव्स द्वारा जो किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री की इस तरीके से उन पर टीका टिप्पणी करना, आपको लगता है वो जायज है? और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर जनता खड़ी है बिल्कुल जायज तो नहीं मुझे है। लगता है ये अच्छी बात है ना फिर तो। बिल्कुल जायज नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान अगर कोई विदेशी मुल्क करता है तो हर भारतीय का वो अपमान है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी गरिमा बनानी चाहिए। और जो जिस तरह से इन्होंने ओछी और हल्की हरकतें करी हैं देश विदेश में जाके, उससे कहीं ना कहीं देश का सम्मान और मान गिरा है। ठीक है, आर बगजे हमारे इन्होंने साथ खुद जुड़ चुके हैं, भारतीयों को वरिष्ठ बताया कि पत्रकार हैं संदीप जी। पहले भारतीय होने पे मुझे शर्म आती थी। इन्होंने ये सियोल में कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। इनको भारतीय होने पे पहले शर्म आती थी। इस तरह की बातें जब विदेशी सुनते हैं तो अपने आप वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का स्तर क्या है। आर बगजे हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर बगजे, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और सरकार की विदेश नीति को कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा। यस, शायद मेरा ड्रेस कोड को आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, आई एम ए लॉयर। शायद अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं। माफ कीजिएगा आर बगजी, माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगी। जी बताइए जी। मेरा सवाल क्या आपसे पूछना ये है चाहते कि ये जो जितना कुछ भी ये पूरा घटनाक्रम रहा, बहुत बहुत माफी सबसे पहले तो। हमारे साथ वरिष्ठ वक्ता जुड़े हुए हैं आर बगजे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल था ये 8 भारतीयों की रिहाई? क्या वाकई इसमें इस सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ी, या फिर अगर हम अपनी विदेश नीति को समझे तो हम कैसे समझ सकते हैं? बेसिकली ये सारे लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हाँ जी। और वाकई ये लोग बहुत बड़े वरिष्ठ नेवी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी थे। उनके खिलाफ एसपी नोए का चार्जेस था। लोअर कोर्ट ने उसको सजा, उसको डेथ पेनल्टी के तहत उनको सजा दी। उसके बाद जो फाइनल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशंस जो कतार की, वहां पे मामला था। और कहीं ना कहीं जयशंकर जी आर बगजे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी कंटिन्यू करिए प्लीज। ठीक है, शायद उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वापस उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। रिजवान जी, देखिए संदीप जी ने यहाँ पर कई आरोप लगाए, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका ये कहना है कि हमारे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे हमारी बॉन्डिंग ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा मनमुटाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसके रिस्पॉन्सिबल बीजेपी सरकार। अभी रिजवान जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जी ऐसा है कि अभी जो संदीप जी ने बात रखी कि सुएल में और प्रधानमंत्री ने ओछी स्टेटमेंट दिया, ऐसा नहीं है। आज पूरे आप इतिहास देख लेंगे, सबसे सक्सेसफुली विदेश नीति में अगर कोई प्रधानमंत्री है जिनका एक रुतबा है पूरे दुनिया में, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर एक आध इंसिडेंस हो जाता है उसके ऊपर पूरा उनको फेलियर बताना, ये कांग्रेस की नीति में, उनके खून में है। और जितना विरोध करेंगे, पूरी देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी का क्या अस्तित्व है और क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या डिप्लोमेटिक सोच है, क्या विदेश नीति है और कैसे वो सक्सेस कर रहे हैं, कैसे वो मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। पूरे दुनिया में जो एनआरआई हमारे देश के बाहर मुल्क में रहते थे, आज वो साथ सम्मान ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो गर्व महसूस करते हैं। तो आज ठीक है, अनिल जैन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं रिजवान जी की बातों से कि विदेश नीति ही बेहतर होने का ये नतीजा है, या फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे चाइना से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मालदीव से नहीं हैं, या अन्य किसी देश से अच्छे नहीं हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसे कई देश हैं, माफ कीजिएगा, कई ऐसे देश हैं जिनसे हमारे टर्म्स अच्छे हैं और ये कहीं ना कहीं मोदी जी की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि
कई देशों से रिश्ते जो हैं वो सुधरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई देशों से रिश्ते बिगड़े भी हैं। और जो पड़ोसी है ना, ऐसा कहा जाता है कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, वो तो हमारे पड़ोस में रहेंगे ही रहेंगे। तो पड़ोसियों के साथ चीन और जहां पाकिस्तान की बात है, वो तो चलिए वो हमारे जिसको कहते हैं कि जन्मजात दुश्मन है, उनसे अगर नई स्थिति बंद ठीक हो रही तो भी ठीक है, तो पहले से चली आ रही है। लेकिन जिन देशों के साथ जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इनसे हमारे जितने अच्छे रिश्ते पिछले 70 सालों में रहे हैं, पिछले 5-7 साल में वैसे रिश्ते आजकल नहीं है। तो इस तरफ बहुत जरूरी है ध्यान दिया जाए। बिल्कुल हमारे पड़ोस में आकर के चीन बैठ गया मालदीव में, तो ये हमारे देश की संप्रभुता के लिए, हमारे देश के अगर रक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक खतरा है। म्यांमार में चीन जो है अपने अड्डे बना रहा है, श्रीलंका में वो आकर के जम गया है। इन सब चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। जी ठीक है। प्रवेश जी, ये जो पूरी प्रोसीडिंग है ये पूरी हो चुकी है, उनको वापस आने के लिए तमाम चीजें, इस पर अपडेट क्या है फिलहाल? प्रवेश जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पूरी तरीके से वो सुनवाई थी या बात करें जो पूरी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और 8 में से 7 जो है पूर्व सैनिक भारत भी लौट चुके हैं, सिर्फ एक अभी कतर में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारी जो कार्रवाई हुई थी कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की जो बात है सामने निकल कर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक कूटनीति की बात सामने निकल कर आ रही है कि अगर एक कूटनीति ना तैयार की जाती या बातचीत का रास्ता नहीं निकाला जाता तो कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम को हमने देखा शुरुआत से कि आस लगानी ही छोड़ दी थी कि वो छूटेंगे भी या इस तरीके से जब कोई कार्रवाई होगी भी। मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक पकड़े गए हैं उनके परिवार का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे परिवार के लोग वहां पर बंद है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार की कूटनीति है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में बात कर रहे थे हम आज 8 भारतीयों की रिहाई से देश में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष से पहले भी कई बार सवाल खड़े कर चुका है। लेकिन उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है जब 8 नौसेना के जो जवान थे उनकी रिहाई हुई। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।